तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस शॉर्ट फार्मूला रिवीजन सीरीज। तो देखो यार, आज हम लोग क्या देखने वाले हैं। आज हम लोग मॉडर्न फिजिक्स का जो एक चैप्टर है न्यूक्लियर फिजिक्स, इसका जो इम्पोर्टेंट फार्मूलाज एंड कंसेप्ट्स है उसको हम इस एक वीडियो पे कम से कम समय पे डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके, तो ध्यान से देखना। पहले जो है कुछ इम्पोर्टेंट डाटा जो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले तुमको याद करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि न्यूमेरिकल जो क्वेश्चन आता है उस क्वेश्चन को तुमको हैंडल करने में दिक्कत नहीं होगी अगर तुमको इस डाटा बहुत अच्छे तरीके से याद हो तो। ओके, मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एंड 1 AMU जो मास है उसका वैल्यू क्या होता है, 1.66 इंटू 10⁻27 kg। ओके, एंड एनर्जी का जो फॉर्मूला है E=mc²। एम नॉट क्या है यहाँ पर, रेस्ट मास ऑफ अ पार्टिकल। ओके, एंड ई का जो वैल्यू है फॉर 1 AMU मास वो क्या होता है, 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है न्यूक्लियर साइज एंड स्टेबिलिटी। ओके, इसके अंदर देखो यार, दोनों ही सिर्फ फॉर्मूला है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है यही से आता है, बहुत ज़्यादा आता है। ओके, इस टॉपिक को इम्पोर्टेंट मार्क कर देना। एक क्या है, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास नंबर, और दूसरा रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास नंबर टू द पावर 1/3। ओके, तो देखो एक और चीज़ है जो कि एग्जाम पे पूछा जाता है, एज इट इज़ यही ग्राफ तुमको आ जाएगा। ओके, 4 ऑप्शंस तुमको देखने को मिलेगा, एक को तुमको सही को टिक करना है। ओके, आर वर्सेस ए का जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से इस तरीका का होता है, तुम देख लेना। ओके, नेक्स्ट जो है न्यूक्लियर डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है, कुछ नहीं होता है, मास ऑफ न्यूक्लियस बाय वॉल्यूम। ये तुम कर देना, तुमको आसानी से न्यूक्लियर डेंसिटी का जो वैल्यू है वो मिल जाएगा। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इससे थियोरिटिकल क्वेश्चन भी आता है, और एज इट इज़ यही जो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर, इस एज इट इज़ फॉर्म को एग्जाम पे 4 ऑप्शन के अंदर किसी एक में दे देगा एग्जामिनर, तुमको देखकर टिक करना है। ओके, मास ऑफ न्यूक्लियस लेस देन मास ऑफ इंडिविजुअल न्यूट्रॉन प्लस मास ऑफ इंडिविजुअल प्रोटॉन। ओके, कुछ क्यों होता है कि जब ये दोनों कॉम्बाइन करके एक न्यूक्लियस फॉर्म करता है, उसी टाइम पे कुछ एनर्जी जो है वो इमिट हो जाता है। ओके, एंड तुम सभी लोग जानते हो कि मास इज कंसिडर्ड टू बी अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ओके, इसलिए अगर कुछ एनर्जी रिलीज हो गया तो मास में भी थोड़ा बहुत तो कम हो जाएगा ना, इसलिए मास ऑफ न्यूक्लियस इंडिविजुअल जो मास के सम है उससे बहुत कम आता है, बहुत तो नहीं, थोड़ा कम आता है। ओके, बट मेजरेबल। देखो नेक्स्ट जो है न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी, ये क्या होता है, डेल एम इक्वल टू, देखो तो पहले फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है, जेड इंटू मास ऑफ प्रोटॉन। जेड क्या है, प्रोटॉन की जो नंबर है एक न्यूक्लियस के अंदर, उसको हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, प्लस ए माइनस जेड इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन। ए माइनस जेड क्यों, ए क्या है, ए से हम रिप्रेजेंट करते हैं कि एक न्यूक्लियस के अंदर टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, मतलब कि टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ओके, इसके जो सम वैल्यू है उसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ए माइनस जेड करके हम टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकल सकते हैं, इंटू एक जो न्यूट्रॉन है उसके मास को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हमको मिल जाएगा। ओके, माइनस इससे माइनस कर दिया किसको ना, टोटल मास ऑफ जो न्यूक्लियस है उसको हम माइनस कर दिया, तो कितने मास की कमी हुई वो हमको पता चल जाएगा। सिंपल यार, देखो मैथ से ये ना कि इसका जो सम है, एडिशन जो सम है ये तो बड़ा होगा। ओके, ये तो बड़ा होगा, तो ये छोटा होगा, तो इससे इस सम से ये वैल्यू अगर हम सब्सट्रैक्ट कर देते हैं तो हमको क्या पता चलेगा, कितने मास कम हुआ ये हमको पता चल जाएगा, और उसे ही हम क्या कहते हैं, मास डिफेक्ट के नाम से हम जानते हैं। ओके, देखो एक लाइन लिखा हुआ है, व्हेन रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म अ स्टेबल प्रोडक्ट, ओके, देयर इज मास लॉस, मतलब कि तब एनर्जी कुछ रिलीज होगा एंड मास लॉस होगी। ओके, मास पे कुछ कमी कमी होगा, उसे ही हम क्या कहते हैं कि मास डिफेक्ट। ओके, बाइंडिंग एनर्जी का देख लो, जो फॉर्मूला होता है, बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू मास डिफेक्ट इंटू सी स्क्वायर। ओके,
बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला। एक चीज़, दो लाइन जो लिखा हुआ है बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पे थियोरिटिकल क्वेश्चन की फॉर्मेट में ये आ सकता है कि एनर्जी रिक्वायर्स टू ब्रेक द न्यूक्लियस इनटू इंडिविजुअल न्यूक्लियॉन्स। ओके, मतलब कि न्यूक्लियस को अगर तुमको ब्रेक करना है तो तुमको एनर्जी देना पड़ेगा। ओके, ये तो ज़रा सी बात है। एंड नेक्स्ट जो लाइन लिखा हुआ है, दिस इज नॉट स्टोर्ड एनर्जी, दिस इज रिक्वायर्ड एनर्जी टू ब्रेक द न्यूक्लियस। मतलब कि तुम जो एनर्जी दोगे वो उससे सिर्फ न्यूक्लियस जो है वो टूट जाएगा। मतलब कि न्यूक्लियस टूट जाएगा, कुछ एनर्जी जो है न्यूक्लियस में स्टोर्ड नहीं होगा, न्यूक्लियस टूट जाएगा। ओके, तो इसलिए कहता है कि दिस इज नॉट अ स्टोर्ड एनर्जी। मतलब समझ में आया, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद जरूर कर लेना। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है न्यूक्लियर स्टेबिलिटी। न्यूक्लियर स्टेबिलिटी क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बाइंडिंग एनर्जी बाय मास नंबर। एक तो ये टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट, एंड ये टॉपिक जो है न्यूमेरिकल के तौर से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओके, इस टॉपिक से देखो यार, इस टॉपिक से तो जो है थियोरिटिकल क्वेश्चन आता है, आ सकता है, बहुत अच्छे चांसेस है इससे आने के लिए। तो देखो एक एग्जाम्पल से मैंने तुमको न्यूक्लियर जो स्टेबिलिटी है ये तुमको समझाऊंगा। तो देखो एक्स जो एक एलिमेंट है उसका जो जेड वैल्यू है 6 एंड जो उसका जो ए वैल्यू है 12। ओके, बाइंडिंग एनर्जी गिवन है तुमको 36 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड ए तुमको इस रिप्रेजेंटेशन से तुमको पता चल जाएगा ए इज इक्वल टू 12। तुम अगर डिवाइड करते हो तो तुमको न्यूक्लियर स्टेबिलिटी के जो वैल्यू है एक्स के लिए वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा, एंड जो वाई के लिए आएगा वो 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। ओके, मतलब कि न्यूक्लियर स्टेबिलिटी, एक न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी अगर बीई मतलब कि बाइंडिंग एनर्जी बाई ए मतलब कि मास नंबर की जो रेशियो है उसका वैल्यू अगर ज़्यादा होगी तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसलिए देखो हम ये कह सकते हैं कि y इज मोर स्टेबल देन x, क्योंकि y की जो वैल्यू है ये बहुत ज़्यादा है। ओके, एक्स के कंपैरिजन में। देखो मोस्ट स्टेबल जो न्यूक्लियस होता है वो किसका होता है? Fe36 का। ओके, ये थियोरिटिकल क्वेश्चन आ सकता है, तुमको याद करना जरूरी है। एंड जो मास नंबर जिस एलिमेंट का 30 से 130 के बीच में है उसको ही सिर्फ स्टेबल न्यूक्लियस कहे जाएगा। ओके, हम कह सकते हैं। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है, तो एक ग्राफ जो है उसके ऊपर बेस करके ये पॉइंट मैंने लिखा हुआ है। थियोरिटिकल कभी आए तो तुमको ये छोड़ना नहीं चाहिए। तो देखो जो फिफ्थ हमारा पॉइंट है वो है क्यू वैल्यू ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन। केस 1 एंड केस 2 दोनों केस को हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो देखो केस 1 पे क्या तुम देख सकते हो कि जो मास ऑफ सी एंड मास ऑफ डी मतलब कि जो प्रोडक्ट है उसका जो मास की सम है वो ज्यादा होता है किससे? जो रिएक्टेंट है उसकी मास की सम से। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि जब रिएक्शन चल रहा था तब रिएक्टेंट दोनों रिएक्शन के न्यूक्लियर रिएक्शन के बीच में कुछ एनर्जी क्यूब अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब कर लिया था। ओके, इसलिए मैंने पहले भी एक लाइन तुमको बताया था कि मास इज कंसिडर टू बी अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। मतलब कि एनर्जी अगर एब्जॉर्ब किया है तो उसका जो मास है वो एनर्जी तो मास की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। ओके, इसलिए जो प्रोडक्ट जो फॉर्म होगा उसका जो टोटल मास है वो ज़्यादा हो जाएगा। एक चीज़ ज़रूर से याद कर लेना कि अगर Q एब्जॉर्ब होता है तो उसका साइन जो है नेगेटिव होता है। ओके, एंड नेक्स्ट हम लोग देखेंगे केस 2 जस्ट इसका ऑपोजिट है, मगर मतलब कि रिएक्टेंट तो रिएक्ट कर रहा है, रिएक्टेंट रिएक्ट करने के बाद कुछ एनर्जी Q अमाउंट ऑफ एनर्जी इसने रिलीज किया है। ओके, एंड C प्लस डी तो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है। जो Q अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हुआ है वो क्या है? मास जो एनर्जी में कन्वर्ट हुआ एंड रिलीज हो गया। ओके, इसलिए ये देखो प्रोडक्ट की जो मास है वो जो रिएक्टेंट की मास की सम है उससे कम है। ओके, ये समझ में आ गया। एंड साइन तो ध्यान में रखना कि अगर Q रिलीज हुआ मतलब कि एनर्जी का अगर रिलीज हुआ तो वो पॉजिटिव होगा। ओके, एंड Q का फॉर्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है मैथ से सिंपल। देखो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है न्यूक्लियर फिशन एंड फ्यूशन। फ्यूशन मतलब क्या है? कंबाइन करना। फिशन मतलब क्या है? तोड़ना, मतलब कि स्प्लिटिंग। ओके, एक एक्स जो है वो स्प्लिट करके दो टुकड़े हो गए y प्लस जेड, एंड इसी दौरान कुछ एनर्जी E2 डेल E2 ये रिलीज हुआ। एंड जो फ्यूशन होता है कंबाइनिंग ऑफ न्यूक्लियस, मतलब कि एक तो A है न्यूक्लियस, दूसरे एक न्यूक्लियस B है, ये दोनों कंबाइन करके कुछ C न्यूक्लियस फॉर्म कर रहा है।
इसी दौरान कुछ एनर्जी डेल E1 जो है रिलीज हुआ है। देखो दोनों केस में एनर्जी का क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है, मतलब कि साइन जो है पॉजिटिव होगा। ओके, एंड एनर्जी का जो एक्सप्रेशन है लिखा हुआ है, बहुत अच्छे तरीके से तुम समझ सकते हो। इसी जो है इक्वेशन से ये लिखा हुआ है बहुत अच्छे तरीके से, बहुत आसान सी कॉन्सेप्ट, आसान सी क्वेश्चन यहाँ से आता है, बनता है, तुमको जरूर से हो जाएगा। एंड नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है न्यूक्लियर फोर्स वाला, इससे तो थियोरेटिकल क्वेश्चन आता है। देखो पहले तो ये जो पॉइंट्स है बहुत इंपॉर्टेंट, इसको कभी छोड़कर मत जाना कि न्यूक्लियर फोर्स जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है एंड नॉन सेंट्रल फोर्स है, एट्रैक्टिव इन नेचर होता है एंड चार्ज इंडिपेंडेंट फोर्स होता है। मतलब कि ये जो पॉइंट है इसके ऊपर बेस करके ही हम नेक्स्ट जो है देखने वाले हैं कि न्यूक्लियर फोर्स का जो मैग्नीट्यूड ये सबके बीच में जो इक्वल होता है, ये पॉइंट के ऊपर बेस करके ही होता है। ओके, एंड शॉर्ट रेंज फोर्स होता है एंड डज नॉट फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ। बहुत इंपॉर्टेंट एक लाइन है, इसको जरूर से देख लेना। देखो न्यूक्लियर फोर्स दो तरह की होते हैं, एक क्या है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड दूसरा क्या है वीक न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स हम कब मान सकते हैं कि आर, मतलब कि दोनों न्यूक्लियस के अंदर जो डिस्टेंस है उसका जो वैल्यू आर इक्वल टू अगर 10⁻⁻15 मीटर है तो ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, मतलब कि एट्रैक्शन होगा। ओके, एंड जो वीक न्यूक्लियर फोर्स कब हम इसको मान सकते हैं कि दोनों जो न्यूक्लियस है उसके बीच में अगर डिस्टेंस 10⁻16 मीटर है तो फोर्स वीक न्यूक्लियर फोर्स कंसिडर हम लोग करते हैं। ये रिपल्सिव इन नेचर होता है। ओके, देखो एक ग्राफ जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों न्यूक्लियस पहले तो दूर दूर था, पास में आ रहे हैं कंबाइन कर गया। ओके, कंबाइन कर गया ये, फिर जब और पास आने की अगर कोशिश की इन दोनों न्यूक्लियस ने तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस घट जाएगा। मतलब कि 10⁻15 पे जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एक्ट कर रहा था इस दोनों के बीच में, अगर और पास आने की कोशिश की, मतलब कि 10⁻16 मीटर डिस्टेंस की, इससे भी कुछ कम हो गया डिस्टेंस, तो क्या होगा, वीक न्यूक्लियर फोर्स एक्ट करना शुरू हो जाएगा। वो क्या होता है, रिपल्सिव इन नेचर होता है। मतलब कि फिर से देखो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो इंक्रीज कर रहा है एंड जो न्यूक्लियस पास आई थी वो दूर चला जाएगा रिपल्सिव फोर्स की वजह से। ओके, देखो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स जो मैग्नीट्यूड होता है न्यूक्लियर फोर्स का, देखो वो मतलब कि न्यूक्लियर फोर्स जो न्यूट्रॉन एंड न्यूट्रॉन के बीच में एक्ट कर रहा है एंड वही न्यूक्लियर फोर्स जो प्रोटॉन एंड प्रोटॉन के बीच में एक्ट कर रहा है एंड वही न्यूक्लियर फोर्स जो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के बीच में एक्ट कर रहा है, वो तीनों फोर्स की वैल्यू जो है वो क्या होगा, बराबर होगा। ओके, ये न्यूक्लियर फोर्स की मैग्नीट्यूड की मैं बात कर रहा हूँ। ओके, देख लेना ये चार्ज पे डिपेंडेंट नहीं होता है। तुम अभी बोलोगे कि इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, इलेक्ट्रॉन नहीं आता है ना, न्यूक्लियर फोर्स एक्ट करता है न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, मेनली न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस मतलब न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन होता है। ओके, तो इसको ही हम कंसीडर करते हैं। एंड देखो ये जो लाइन लिखा हुआ था चार्ज इंडिपेंडेंट, देखो न्यूक्लियर फोर्स मैग्नीट्यूड चार्ज इंडिपेंडेंट, मतलब कि चार्ज हुआ भी नहीं हुआ, न्यूट्रल हुआ या चार्ज स्पीसीज हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ता। न्यूक्लियर फोर्स जो है वो सब में सबके बीच में इक्वल एक्ट करता है एंड जो नेट फोर्स का जो वैल्यू होगा ये डिफरेंट होगा। दो न्यूट्रॉन के बीच में एंड दो न्यूट्रॉन, एक न्यूट्रॉन एंड एक प्रोटॉन के बीच में जो है नेट फोर्स इक्वल एक्ट करेगा। ओके, ये बड़ा होगा इसके कंपैरिजन में। क्यों, क्योंकि देखो प्रोटॉन एंड प्रोटॉन दोनों, प्रोटॉन की चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। ओके, दोनों ही सेम चार्ज की है, तो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स है उसके मदद से क्या जान सकते हैं कि दोनों सेम चार्ज की होने के लिए दोनों के बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन फोर्स भी एक्ट करेगा। ओके, और हमारा जो न्यूक्लियर फोर्स होता है वो किस नेचर की होता है, एट्रैक्टिव इन नेचर होता है, वो एट्रैक्टिव इन नेचर होता है। और जो रिपल्सिव फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स, इस दोनों प्रोटॉन के बीच में जो एक्ट करेगा वो क्या होता है, वो रिपल्सिव इन नेचर की होता है। दोनों अपोजिट नेचर की फोर्स एक्ट कर रहा है, तो जरा सी बात है कि नेट जो फोर्स का वैल्यू होगा वो कम होगा। ओके,
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर से एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ज़रूर से याद कर लेना। एग्जाम पे एज इट इज़ ऐसे करके आएगा या फिर स्टेटमेंट करके तुमको दे सकता है, तुमको ज़रूर से करना होगा। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो नेक्स्ट जो है कुछ बेसिक नॉलेज, ये तुम्हारे अगर बेस न्यूक्लियर फिजिक्स का बेस जो है, तुमको अगर ये समझ में नहीं आता है कि ए क्या होता है, मतलब ये मैंने देखा है कि अक्सर स्टूडेंट को ये याद नहीं रहता है कि ए फॉर एटॉमिक मास ऐसे करके वो कर लेता है और सवाल गलत हो जाता है। ओके, इसको मैंने अलग से इसलिए लिख दिया है। बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है, सवाल नहीं आता क्वेश्चन एग्जाम पे, लेकिन इसके ऊपर बेस करके ही तुम्हारा जो है ये पूरा चैप्टर की कॉन्सेप्ट खड़ा है। ओके, इसलिए तुमको ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि इनिशियल जो है एक न्यूक्लियाई होगा। हाँ, उसके ऊपर तुम एक अटैकिंग पार्टिकल, मतलब कि कोई बोम्बार्ड कराओ। ओके, कुछ एक पार्टिकल से, वो यहाँ पर है स्मॉल है। ओके, प्रोडक्ट क्या होगा कि फाइनल जो और एंड जो न्यूक्लियाई कैपिटल बी एंड स्मॉल बी क्या, रेडिएशन और एमिटिंग न्यूक्लियाई, मतलब कि इस अटैकिंग पार्टिकल की वजह से जो इनिशियल न्यूक्लियाई थे कुछ तो एनर्जी तो रिलीज होगा या फिर कुछ तो होगा, यहाँ पर रिलीज ही होगा, मैंने कंसीडर कर लिया है क्योंकि इस एग्जाम्पल पे, क्योंकि रेडिएशन और इमिटिंग न्यूक्लियाई मैंने लिख दिया है यहाँ पर। ओके, एंड देखो जो एक से मैंने ये पर लिख दिया कि ए जो है, इस रिप्रेजेंटेशन को बहुत अच्छे तरीके से ध्यान में रख देना। आइसोटोप वगैरह की क्वेश्चन नीट पे आता है, मेंस पे भी कभी कभार आ जाता है, तो फंस सकते हो तुम यहाँ पर। ओके, ए क्या होता है, मास नंबर, एंड जेड क्या होता है, एटॉमिक नंबर। एक बार ध्यान से सुन लो, एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। एटॉमिक नंबर जेड, ये एटॉमिक नंबर मतलब कि एक न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन की जो नंबर है, मतलब कि कितनी प्रोटॉन, कितनी नंबर ऑफ प्रोटॉन है, वो ही एटॉमिक नंबर कहलाता है। ओके, एंड मास नंबर क्या होता है, एक न्यूक्लियस है, उसके अंदर जो न्यूक्लियंस की नंबर है, न्यूक्लियंस मतलब कि टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ओके, क्या है वो, उसको मास नंबर हम कहते हैं। ओके, ये था तुम्हारा पूरा का पूरा चैप्टर। फॉर्मूला सारी इंपॉर्टेंट जो है फॉर्मूला को मैंने यहाँ पर डिस्कस कर दिया है, तुम एक बार ज़रूर से देख लेना, इसको कॉपी में अलग से लिख भी लेना, क्योंकि एग्जाम पे अगर क्वेश्चन सवाल आता है तो इसी फॉर्मूलेस के ऊपर बेस करके ही सवाल आएगा। ओके, तो ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। ओके बाय, तो मिलते हैं।